विक्की, दिस इज कपिल शर्मा। हाय कपिल, हाय। दिस इज लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। मादर चोद, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। कैसे कपिल शर्मा ने सुमोना चक्रवर्ती को धोखा दिया। क्या कपिल शर्मा, जिन्हें हम कॉमेडी का बेताज बादशाह कहते हैं, असल में एक नकलची हैं? क्या उनकी हंसी का पूरा साम्राज्य एक चोरी किए हुए आइडिया पर खड़ा है? 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज में उस रात ऐसा क्या हुआ था जब एक जूते ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन का करियर जमीन पर ला पटका? क्या कपिल के सिर पर जो घने बाल आज हम देखते हैं वो असली हैं? और कपिल का नया स्लिम ट्रिम लुक वाकई मेहनत का नतीजा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई डार्क सीक्रेट और सर्जरी? और आखिर क्यों जो इंसान करोड़ों लोगों को हंसाता है आज वो खुद इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के निशाने पर है और उसकी जान को खतरा है? ये कहानी है शोहरत के नशे में चूर घमंड की, दोस्ती में दिए धोखे की और उस चमक दमक के पीछे की सच्चाई की, जिसे आज हम आपके सामने परत दर परत खोलेंगे। ये है कपिल शर्मा की अनकही कहानी। 2 अप्रैल 1981 अमृतसर, पंजाब। यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था कपिल पुंज, जिसे आज दुनिया कपिल शर्मा के नाम से जानती है। अनप्लान्ड बच्चा हूँ मैं। हुआ क्या, एक्चुअली मेरे डैडी को फीवर था एक दिन, तो वो छुट्टी कर ली उन्होंने और 3 बजे तक उनका फीवर उतर गया, बस हम आ गए। उनका बचपन किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था। वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से थे जहां सपने देखने की इजाजत तो थी लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन नहीं थे। उनके पिता जितेंद्र कुमार पुंज पंजाब पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे। घर में वर्दी का रौब तो था लेकिन जेब अक्सर खाली रहती थी। कपिल ने बहुत छोटी उम्र में ही जिंदगी की हकीकत को समझ लिया था। घर चलाने में मदद करने के लिए उन्होंने वो काम किए जो उनकी उम्र के बच्चे सोचते भी नहीं। कभी एक पीसीओ में 500 रुपए महीने की नौकरी की तो कभी एक कपड़े की मिल में 900 रुपए के लिए काम किया। लेकिन उस पुलिस की वर्दी के सख्त अनुशासन के नीचे एक कलाकार का दिल भी धड़कता था। कपिल के पिता, जो अपनी थैंकलेस नौकरी में फंसे हुए थे, असल में एक थिएटर आर्टिस्ट थे। ये एक ऐसा राज्य था जो कपिल को बहुत बाद में पता चला। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे के अंदर की उस कला की चिंगारी को पहचान लिया था जिसे वो खुद कभी हवा नहीं दे पाए। वो कपिल को स्कूल के फंक्शन में गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमेशा एनकरेज करते थे। कपिल अनजाने में ही अपने पिता के उन अधूरे सपनों को जी रहे थे जिन्हें जिम्मेदारियों के बोझ ने कभी पूरा नहीं होने दिया। ये सिर्फ एक बेटे की अपनी एम्बिशन नहीं थी, ये एक पिता की अधूरी ख्वाहिशों का वजन भी था जो कपिल को मुंबई की माया नगरी की ओर खींच रहा था। साल 1997 में जब कपिल सिर्फ 16 साल के थे, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता को कैंसर हो गया। अगले 7 साल उस परिवार के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। कपिल ने अपने मजबूत पिता को हर रोज तिल तिल कर मरते हुए देखा। वो दर्द, वो लाचारी इतनी ज्यादा थी कि एक जवान बेटे के दिल से एक ऐसी दुआ निकली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कपिल ने बाद में खुद कबूल किया कि वो अपने पिता को और तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि वो उनके पिता को अपने पास बुला लें ताकि उनका ये दर्द खत्म हो सके। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये वो गहरा जख्म है जिसने शायद कपिल के पूरे व्यक्तित्व को, उनकी पूरी साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने उन्हें उस बेबसी का एहसास कराया जहां आप अपने सबसे प्यारे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। 2004 में उनके पिता का निधन हो गया। सरकारी नियमों के मुताबिक कपिल को उनके पिता की जगह पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी ऑफर हुई। एक सुरक्षित भविष्य, एक स्थिर तनख्वाह, एक सेटल्ड जिंदगी। लेकिन कपिल ने उसे ठुकरा दिया। ये सिर्फ एक करियर का फैसला नहीं था, ये उस लाचारी भरी जिंदगी को एक सिंबॉलिक ना थी जो उनके पिता ने जी थी। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो अपनी किस्मत के मालिक खुद बन सकते थे। उनके बड़े भाई ने वो नौकरी ले ली, लेकिन कपिल ने अपने लिए कांटों भरा मगर अपनी शर्तों वाला रास्ता चुना। मुंबई के सपने देखने से पहले कपिल ने अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर करके अपनी कला को मांझा। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के 3रे सीजन के साथ। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जब अमृतसर में ऑडिशन हुए तो उन्हें सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। अपने ही शहर में ऐसी बेइज्जती किसी भी उभरते कलाकार का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन कपिल के अंदर की आग शायद कुछ ज्यादा ही तेज थी। एक दोस्त के कहने पर उन्होंने दिल्ली जाकर एक और कोशिश की। इस बार किस्मत ने दरवाजा खटखटाया और उन्हें चुन लिया गया। ये सिर्फ एक टीवी शो में एंट्री नहीं थी, ये उस सिस्टम को, उन जजों को, उस लड़के का जवाब था जिसे उसके अपने ही शहर में नाकाबिल समझा गया था। और कपिल ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस से उन्होंने न सिर्फ जजों का बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। वो उस सीजन के विनर बने। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उस बड़े रिस्क का इनाम था जो उन्होंने पुलिस की नौकरी ठुकरा कर लिया था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने पर उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला
उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, खासकर उस लड़के के लिए जिसने 500 से 900 रुपए महीने पर काम किया था। लेकिन कपिल ने उन पैसों से अपने लिए एक गाड़ी या घर नहीं खरीदा। उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई का एक एक पैसा अपनी बहन की शादी में लगा दिया। ये एक बेटे और भाई का फर्ज था, लेकिन इस एक काम ने अनजाने में ही उनके दिमाग में एक मसीहा कॉम्प्लेक्स या सबका उद्धार करने वाले की सोच को जन्म दे दिया। पिता के जाने के बाद वो अब परिवार के नए मुखिया थे, सबके पालनहार। ये सोच उनके दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि आगे चलकर वो अपने साथ काम करने वालों को सिर्फ को आर्टिस्ट नहीं, बल्कि अपने एहसानों के नीचे दबे हुए लोग समझने लगे। इस जीत ने उनके लिए कॉमेडी सर्कस जैसे शो के दरवाजे खोल दिए, जहां उन्होंने लगातार 6 सीजन जीतकर अपनी बादशाहत कायम की। लेकिन इसी कामयाबी के साथ उनके अंदर ये विश्वास भी मजबूत होता जा रहा था कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि दूसरों के करियर बनाने वाले गॉडफादर्स हैं। और यही सोच आगे चलकर उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। लगातार सफलता के बाद कपिल शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी के 9 प्रोडक्शंस बनाई और 22 जून 2013 को कलर्स टीवी पर अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया। जो हुआ वो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये शो रातों रात भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्क्रिप्टेड टीवी शो बन गया। कपिल शर्मा अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एंटरटेनर ऑफ द ईयर बन चुके थे। शो का फॉर्मेट बहुत सिंपल लेकिन अचूक था। कुछ मजेदार किरदार जैसे दादी, बुआ और पलक जो स्केच कॉमेडी करते थे, और फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपनी फिल्मों को प्रमोट करने आते थे। ये शो हर हफ्ते पूरे देश के लिए एक फैमिली रिचुअल बन गया। दादी की शगुन की पप्पी, बुआ का शादी न होना और पलक का अजीब ओगरीब डांस लोगों को हंसा हंसा कर लौटपोट कर देता था। कपिल ने भारतीय परिवारों के 2 सबसे बड़े शौक, फिल्में और कॉमेडी, को एक साथ मिलाकर मनोरंजन का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिसका नशा पूरे देश पर छा गया था। इस शो की सफलता ने कपिल को उस आसमान पर पहुंचा दिया जहां से नीचे देखना भी मुश्किल था। लेकिन इस चमक दमक वाली कहानी का एक और पहलू था जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहा। कपिल शर्मा को एक ऐसे क्रिएटिव जीनियस के तौर पर देखा जा रहा था जिसने भारतीय टीवी पर कॉमेडी का एक नया फॉर्मेट इजाद किया था। लेकिन सच ये है कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का फॉर्मेट काफी हद तक एक ब्रिटिश शो द कुमार जेड का फॉर्मेट है। नंबर 42 से इंस्पायर्ड था। मार्स का कॉन्सेप्ट लगभग हूबहू यही था। एक ब्रिटिश इंडियन परिवार जो अपने घर में बने एक स्टूडियो से सेलिब्रिटी चैट शो होस्ट करता है। शो में परिवार के लोग, खासकर दादी, मेहमानों के इंटरव्यू में दखल देते हैं और उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। ये कॉमेडी नाइट्स के फॉर्मेट से इतना मिलता जुलता था कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। ये सच्चाई कपिल की सेल्फ मेड जीनियस वाली इमेज को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाती है। ये बताती है कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी एक ओरिजिनल क्रिएशन नहीं बल्कि एक शानदार अडेप्टेशन थी। बाद में उनके शो के राइटर पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने अपना जोक चुराने का आरोप भी लगाया। अभिजीत का कहना था कि उनका एक जोक जो भारतीय क्रिकेट के बॉलर और उनके छोटे भाई होने पर था, उसे द कपिल शर्मा शो में किकू शारदा ने लगभग हूबहू कॉपी कर लिया। ये सब मिलकर एक ऐसे पैटर्न की ओर इशारा करता है जहां क्रिएटिविटी अक्सर उधार ली गई थी। कपिल एक शानदार परफॉर्मर और एक चालाक प्रोड्यूसर जरूर थे, लेकिन शायद एक ओरिजिनल क्रिएटर नहीं। मार्च 2017 कपिल शर्मा और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया में एक कामयाब शो करने के बाद मेलबर्न से मुंबई लौट रही थी। बिजनेस क्लास में सफर कर रहे कपिल ने ग्लेनफिडिच व्हिस्की की एक पूरी बोतल खत्म कर दी थी और वो बुरी तरह नशे में थे। जैसे ही केबिन क्रू ने खाना परोसना शुरू किया, उनकी टीम के कुछ लोगों ने खाना शुरू कर दिया। ये देखकर कपिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चश्मदीदों के मुताबिक वो अपनी सीट से उठे और चिल्लाने लगे, जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे ले लिया खाना? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि फ्लाइट के बाकी यात्री भी सहम गए। उनकी टीम के डरे हुए सदस्यों ने अपनी आधी अधूरी खाने की ट्रे वापस करनी शुरू कर दी। ये सिर्फ खाने को लेकर एक छोटी सी नाराजगी नहीं थी, ये उस अहंकार का ज्वालामुखी था जो सफलता के नशे में फट पड़ा था। कपिल के लिए ये उनके रुतबे को, उनके अधिकार को चुनौती थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी प्रजा ने राजा से पहले भोजन करने की जुर्रत कैसे की। इस तनाव भरे माहौल में सुनील ग्रोवर ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कपिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। कपिल का सारा गुस्सा अब सुनील पर उतर गया। उन्होंने अपना जूता उतारा और सुनील को दे मारा। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने सुनील का कॉलर पकड़ा और उन्हें एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। लेकिन शारीरिक हमले से ज्यादा जहरीले उनके शब्द थे।
वो अपनी पूरी टीम पर चीखे, तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। फिर उन्होंने सुनील को निशाना बनाया और उस पुरानी टीज को बाहर निकाला जो उनके दिल में दबी थी। सुनील ने कुछ समय पहले कपिल का शो छोड़कर अपना शो शुरू करने की कोशिश की थी, जो फ्लॉप हो गया था। कपिल ने उसी जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, गया था ना तू तो, आया ना वापस मेरे ही पास। ये लड़ाई खाने को लेकर नहीं थी, ये पावर प्ले था। सुनील ग्रोवर की बढ़ती लोकप्रियता और उनका टैलेंट कपिल के सिंहासन के लिए एक खतरा था। सुनील का शो छोड़ना कपिल के अधिकार को एक चुनौती थी और उनकी वापसी कपिल के दिमाग में एक हार थी। ये हिंसा उस दबी हुई इनसिक्योरिटी का नतीजा थी कि कोई साइड किक राजा को टक्कर देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सुनील को उनकी औकात दिखाने का एक क्रूर तरीका था। दिलचस्प बात यह है कि ये घटना गुरुवार को हुई थी, लेकिन खबर शनिवार को बाहर आई और इस खबर के लीक होने से ठीक पहले कपिल ने अचानक सोशल मीडिया पर अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही गिन्नी चतरथ के साथ अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। इसे एक सोची समझी पीआर स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा गया ताकि मीडिया का ध्यान इस बदसूरत लड़ाई से हटाया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एक घटना के बाद शो की जान कहे जाने वाले सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर ने शो छोड़ दिया। कपिल का हंसता खेलता साम्राज्य एक ही रात में बिखर गया था। सुनील ग्रोवर के जाने के बाद शो की आत्मा ही चली गई थी, टीआरपी गिरने लगी और कपिल की जिंदगी भी पटरी से उतर गई। फिरंगी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, जिससे उन्हें भारी पैसों का नुकसान हुआ। जो आदमी कल तक कामयाबी के शिखर पर था, वो अब गहरे डिप्रेशन, शराब की लत और यहाँ तक कि आत्महत्या के ख्यालों से जूझ रहा था। वो दिन में भी शराब पीने लगे थे और अक्सर शूट कैंसिल कर देते थे। एक बार तो उन्होंने शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़े सितारों को घंटों इंतजार कराने के बाद शूट रद्द कर दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि जो इंसान ये दावा करता था कि उसने सबके करियर बनाए हैं, वो अब खुद अपना करियर तबाह करने पर तुला हुआ था। सफलता का नशा उतर चुका था और अब सामने थी एक कड़वी अकेली हकीकत। जब कोई इंसान अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पाता तो वो दुनिया पर इल्जाम लगाने लगता है। कपिल ने भी यही किया। उन्होंने एक पत्रकार को फोन पर गालियों से भरी धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विक्की, दिस इज कपिल शर्मा। Hi Kapil, hi. This is no. लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। You can't speak to me like this. मगर क्यों? तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। एक और मौके पर उन्होंने नशे में प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए बीएमसी में भ्रष्टाचार की शिकायत कर दी, जैसे कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। ये व्यवहार अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक क्लासिक उदाहरण था। खुद के अंदर झांकने के बजाय उन्होंने अपने पतन का दोष नेगेटिव मीडिया कवरेज और सिस्टम पर मढ़ दिया। ये एक ऐसे इंसान की प्रतिक्रिया थी जिसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि वो असफलता को स्वीकार ही नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि इस मुश्किल दौर में शाहरुख खान ने उनसे अपनी कार में अकेले में बात की और उन्हें कुछ सलाह दी, जिसने उन्हें ठीक होने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद की। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कपिल की जिंदगी में वो सुबह उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ बनकर आईं। कपिल और गिन्नी की मुलाकात जालंधर के कॉलेज में हुई थी, जहां कपिल थिएटर में उनके सीनियर और मेंटर थे। गिन्नी को उनसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन उस समय कपिल ने उनके बीच की आर्थिक खाई को देखते हुए इस रिश्ते को ठुकरा दिया था। उन्होंने गिन्नी से कहा था कि जिस कार से वो आती हैं उसकी कीमत उनके पूरे परिवार की कुल संपत्ति से ज्यादा है। गिन्नी के पिता ने भी शुरुआत में उनके रिश्ते को नामंजूर कर दिया था। ये प्रेम कहानी क्लास, लगन और बदलते पावर डायनामिक्स की एक दिलचस्प कहानी है। जिस लड़के ने कभी खुद को गरीब समझकर एक अमीर लड़की के प्यार को ठुकरा दिया था, वो आगे चलकर अपनी ही कामयाबी के नशे में चूर हो गया। लेकिन गिन्नी का प्यार सच्चा था और उन्होंने हर मुश्किल में कपिल का साथ दिया। 2 दिसंबर 2018 को कपिल और गिन्नी ने शादी कर ली। ये शादी कपिल के सबसे बुरे दौर के बाद हुई। गिन्नी उस लंगर की तरह थी जिसने कपिल की डूबती नाव को संभाला। उनके बच्चों अनायरा और त्रिशान के जन्म ने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। ये सब ठीक उसी समय हुआ जब वो सोनी पर द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ अपनी पेशेवर वापसी कर रहे थे। हालांकि गिन्नी का सपोर्ट बिना किसी शक के असली और बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी शादी ने कपिल की पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए एक ताकतवर हथियार का भी काम किया। एक फैमिली मैन की कहानी ने उनकी एक अहंकारी, बदतमीज शराबी की इमेज को नरम करने में मदद की। ये वापसी सिर्फ एक नए शो की नहीं थी, ये दुनिया के सामने एक नए, ज्यादा मैच्योर कपिल शर्मा को पेश करने की थी, जिसमें उनकी पत्नी और परिवार उनके इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत थे। ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट बटन था जिसने दर्शकों को उनकी पिछली गलतियों को माफ करने और इस नए, सुधरे हुए व्यक्तित्व को अपनाने का एक मौका दिया। कपिल ने वापसी तो कर ली, लेकिन उनकी कॉमेडी में वो पुरानी बात नहीं रही।
समय के साथ उनके शो के ह्यूमर के खिलाफ आलोचना बढ़ने लगी। इसे अक्सर दोहराव वाला, अजीब और समस्याग्रस्त बताया जाने लगा। उनकी कॉमेडी पत्नियों पर किए जाने वाले मिसोजिनिस्टिक मजाक, शारीरिक बनावट का मजाक, खासकर सुमोना चक्रवर्ती और अर्चना पूरन सिंह पर, और क्लासिक ह्यूमर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगी। हाल ही में डायरेक्टर एटली के साथ हुआ विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कपिल की बातों को नस्लवादी या रंगभेदी के रूप में देखा गया। कपिल ने एटली से पूछा कि क्या सितारे उनसे मिलने पर पूछते हैं कि असली एटली कहां है, जो उनकी त्वचा के रंग और कद पर एक भद्दा तंज था। एटली ने बड़ी गरिमा के साथ जवाब दिया कि किसी को उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसके दिल से आंकना चाहिए। ये घटना दिखाती है कि कपिल की कॉमेडी समय के साथ इवॉल्व होने में नाकाम रही। जो 2013 में मजेदार लगता था, वो 2023 तक पुराना और आपत्तिजनक हो गया था। कपिल के करियर का अगला बड़ा कदम था नेटफ्लिक्स। ये उन्हें एक लोकल टीवी स्टार से एक ग्लोबल कॉमेडी आइकॉन बनाने वाला था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनका नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल आई एम नॉट डन येट को मिली जुली समीक्षाएं मिली, जिसे फीका, साधारहीन और सुरक्षित बताया गया। उनका बड़ा बजट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो शुरुआती हाइप के बाद लगातार गिरती दर्शक संख्या का सामना कर रहा है और अक्सर नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, शो की शूटिंग में शामिल होने वाले दर्शकों की रिपोर्टें भी परेशान करने वाली हैं। दर्शकों ने अपने अनुभव को बेहद दयनीय बताया है, जिसमें असभ्य स्टाफ, गर्मी में 4 घंटे का इंतजार और यहाँ तक कि बाथरूम ब्रेक की इजाजत न देना भी शामिल है। ये सब एक बुनियादी समस्या की ओर इशारा करता है। कपिल शर्मा ब्रांड, जो भारतीय सैटेलाइट टीवी के मास मार्केट दर्शकों पर फला फूला, नेटफ्लिक्स के ग्लोबल, ज्यादा समझदार और क्वालिटी पर ध्यान देने वाले दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। वो एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपना पुराना राज्य खो दिया है और एक नए राज्य को जीतने में नाकाम हो रहे हैं। और नेटफ्लिक्स शो का लोगों को पसंद ना आने की एक और वजह बताई जाती है, सुमोना का ना होना। कपिल शर्मा के शो की जब भी बात होती है तो एक चेहरा हमेशा याद आता, उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सुमोना चक्रवर्ती का। वो जोड़ी जिसकी नोक झोंक पर पूरा हिंदुस्तान हंसता था, वो केमिस्ट्री जो इतनी असली लगती थी कि लोग सुमोना को कपिल की असली बीवी समझने लगे थे। कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती की कहानी कॉमेडी नाइट्स से बहुत पहले शुरू हुई थी। उनकी पहली मुलाकात कॉमेडी सर्कस के सेट पर हुई थी। शो के जज अर्चना पूरन सिंह और सोहेल खान ने सुमोना को बताया था कि कपिल के पार्टनर या तो बीच में ही शो छोड़ देते हैं या उन्हें निकाल दिया जाता है, कोई टिकता नहीं। लेकिन सुमोना टिकी रहीं। जब कपिल ने अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया तो पहले मॉक शूट किसी और के साथ हुआ था, लेकिन बात नहीं बनी। तब कपिल ने कहा, सुमोना को बुलाओ, और इस तरह बिट्टू शर्मा की पत्नी मंजू का किरदार सुमोना की झोली में आ गिरा। उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें सच में पति पत्नी समझने लगे। कपिल के शो में सुमोना का किरदार एक ऐसी पत्नी का था जिसका पति उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। खास तौर पर उनके होंठ और उनका मुंह कपिल के जोक्स का परमानेंट टारगेट बन गए। बतख जैसे होंठ हैं तेरे, बड़ा अजीब मुंह है तेरा, इस तरह के मजाक हर एपिसोड में दोहराए जाते थे और इसी तरह 10 साल तक टीवी पर इनकी जोड़ी राज करती रही। लेकिन जब नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा ने वापसी करी तो शो की पूरी पुरानी कास्ट वापस आई। कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री थी सुनील ग्रोवर की, जिनके साथ कपिल का कुख्यात फ्लाइट वाला झगड़ा हुआ था। लेकिन सुमोना कहीं दिखाई नहीं दी क्योंकि कपिल ने उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें इस बारे में बताया तक नहीं गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी? अंदर के सूत्रों की माने तो कहानी कुछ और ही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुमोना इस फैसले से बहुत ज्यादा अपसेट और गुस्से में थी। उन्हें उम्मीद थी कि जब शो आएगा तो पूरी पुरानी कास्ट को साथ रखा जाएगा, लेकिन उन्हें कपिल की तरफ से कोई कॉल ही नहीं आया। हालांकि सुमोना आज भी पब्लिक में यही कहती हैं कि उनके और कपिल के बीच सब ठीक है, लेकिन सच क्या है ये शायद उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। सुमोना की इस किस्से से ये बात तो साफ हो गई कि शोबिज की दुनिया में आपका चेहरा ही आपकी किस्मत है, और कपिल शर्मा ने इस किस्मत को चमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हाल के सालों में कपिल शर्मा के फिजिकल अपीयरेंस में एक जबरदस्त बदलाव आया है। उन्होंने काफी वजन कम किया है, जिससे उनका जॉलाइन पहले से ज्यादा शार्प और शरीर दुबला पतला हो गया है। कपिल ने इस बदलाव का क्रेडिट एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वर्कआउट को दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। कई लोगों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ओजेम्पिक जैसी वेट लॉस दवाओं या किसी और तरह की सर्जरी का हाथ हो सकता है। ये वही एलिगेशंस है जो सिंगर बादशाह पर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन कपिल के बदलाव की कहानी सिर्फ उनके वजन तक ही सीमित नहीं है। उनके बालों का राज शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित रहस्य है। अगर आप उनके करियर के शुरुआती दिनों की तस्वीरें देखें तो यह साफ दिखता है कि वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे।
उनके सिर पर कई बॉल्ड पैच थे और बाल लगातार कम हो रहे थे, लेकिन आज उनके सिर पर घने काले बाल हैं। ये चमत्कार रातों रात कैसे हो गया? इस पर दो थ्योरी हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स और रिपोर्टों का मानना है कि कपिल ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जो आजकल सेलिब्रिटीज के बीच एक बहुत आम प्रक्रिया है। इसमें सिर के पीछे से बाल लेकर आगे के हिस्से में लगा दिए जाते हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि उनके बालों की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये ट्रांसप्लांट से मुमकिन नहीं है और ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी हेयर पैच या विग है। इस बहस को और हवा तब मिली जब उनके सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने दावा किया कि कपिल के बाल बिल्कुल असली हैं और वो कोई विग या पैच नहीं पहनते। ये बयान और भी अजीब इसलिए लगता है क्योंकि आलिम ने खुद कबूल किया है कि वो खुद हेयर पैच पहनते हैं। आज के समय कपिल शर्मा की कुल संपत्ति लगभग 300 करोड़ रुपए है, जो उन्हें भारत का सबसे अमीर कॉमेडियन बनाती है। और जब कोई आदमी इतना कामयाब हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी में दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। और ऐसा ही अब कपिल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कनाडा के सरे में स्थित उनके कैप्स कैफे पर 3 बार गोलीबारी हो चुकी है। इन हमलों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खतरनाक आपराधिक और आतंकवादी संगठनों के सहयोगियों ने ली है। हमलों की वजहें भी उतनी ही डरावनी हैं। सलमान खान को शो में बुलाना, निहंग सिखों के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना और सीधी सादी फिरौती, ये सिर्फ और विवाद नहीं है, ये जानलेवा हमले हैं। कपिल की शोहरत ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल सिंडिकेट के लिए एक हाई प्रोफाइल टारगेट बना दिया है। उनकी सफलता ने अनजाने में उन्हें शोबिज की गपशप की दुनिया से निकालकर संगठित अपराध के खतरनाक दायरे में खींच लिया है। खैर, आप कपिल शर्मा को लेकर कैसे विचार रखते हैं? क्या आपको कपिल शर्मा का शो पसंद है, और अगर है तो कौन सा किरदार आपका फेवरेट है? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।